दोस्तों, आज इस क्लास की कंटिन्यूटी में पार्ट सेकंड इस क्लास का है। क्योंकि पाचन तंत्र का जो टॉपिक है वो ज्यादा लंबा है, तो इसको हमने दो पार्ट के अंदर डिवाइड किया है। तो उससे पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। तो इसमें आज हम आमाशय से इसको स्टार्ट करेंगे, स्टोमक से। तो आमाशय वाला जो पार्ट है इसके अंदर हम देखते हैं। तो आमाशय को हम स्टोमक के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी पोजीशन देखते हैं कि यह आमाशय वाला जो भाग है ये कहां पाया जाता है, इसकी पोजीशन कहां होती है। तो पोजीशन की यदि हम बात करें तो ये कहां होगा, बाईं साइड के अंदर, यानी कि लेफ्ट साइड के अंदर ये पाया जाता है। आमाशय कहां होता है, शरीर के लेफ्ट साइड के अंदर होता है, बाईं साइड के अंदर होता है। और रूमिनेंट पशुओं के अंदर आमाशय को क्या बोला जाता है, कंपाउंड स्टोमक। कंपाउंड स्टोमक के नाम से जानते हैं रूमिनेंट पशुओं के अंदर। रूमिनेंट पशुओं का जो पेट हम जानते हैं, जो पेट वाला भाग है वो चार भागों के अंदर बटा हुआ है, तो इसलिए रूमिनेंट पशुओं के अंदर इसे कंपाउंड स्टोमक के नाम से जानते हैं। तो अब हम रूमिनेंट पशुओं के अंदर बात करते हैं। तो रूमिनेंट पशुओं का जो पेट है या स्टोमक वाला भाग है, तो उसमें चार भाग कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहला भाग होता है इसके अंदर रूमन, दूसरा भाग होता है इसके अंदर रेटिकुलम, तीसरा भाग होता है इसके अंदर ओमेजम, और चौथा भाग होता है इसके अंदर एबोमेजम। तो चार भाग होते हैं। सबसे पहला भाग रूमन, दूसरा भाग रेटिकुलम, तीसरा ओमेजम और चौथा एबोमेजम। रूमन वाले भाग को हिंदी में बोला जाता है रोमंथिका। रोमंथिका। रेटिकुलम को बोला जाता है जालिका, और ओमेजम को बोला जाता है मंजिका, और एबोमेजम को बोला जाता है ट्रू स्टोमक। या तो इसको हम ट्रू स्टोमक के नाम से जानते हैं, या इसको हम ग्लैंडुलर स्टोमक भी कहते हैं। ग्लैंडुलर स्टोमक के नाम से भी इसे जानते हैं। अब इसे ग्लैंडुलर स्टोमक क्यों कहते हैं, क्योंकि हम आगे भी देखेंगे कि रूमन, रेटिकुलम और ओमेजम, इन तीनों के अंदर कोई भी प्रकार की ग्लैंड्स यानी कि ग्रंथि नहीं पाई जाती। सिर्फ एबोमेजम वाला जो भाग होता है इसके अंदर ग्लैंड्स पाई जाती है, इसलिए इसको ट्रू स्टोमक या ग्लैंडुलर स्टोमक के नाम से भी जानते हैं। अब हम देखते हैं कि 70 से 80% जो हिस्सा होता है वो कौन बनाता है इस पेट का, रूमन वाला भाग बनाता है। रेटिकुलम वाला भाग जो होता है वो 5% हिस्सा बनाता है, और इसी प्रकार से ओमेजम और एबोमेजम ये बनाते हैं 7 से 8%। 7 से 8% हिस्सा इसमें बनाते हैं। ओमेजम और एबोमेजम, रेटिकुलम 5% भाग बनाता है, और रूमन वाला जो सबसे बड़ा भाग होता है, यदि आपसे पूछा जाता है कि रूमिनेंट पशुओं के अंदर सबसे बड़ा भाग जो पेट का होता है वो रूमन वाला भाग या रोमंथिका कहलाता है, जो 70 से 80% भाग बनाता है। एक इसमें इंपॉर्टेंट लाइन है कि ये तीनों भाग, रूमन, रेटिकुलम और ओमेजम, ये तीनों भागों को कंबाइंड रूप से फोर स्टोमक बोला जाता है। फोर स्टोमक। यदि आपसे पूछा जाए कि फोर स्टोमक के अंदर कौन से भाग सम्मिलित होते हैं, तो फोर स्टोमक में होते हैं रूमन, रेटिकुलम और ओमेजम। एबोमेजम इसमें शामिल नहीं होता। तो फोर स्टोमक कौन कहलाता है, रूमन, रेटिकुलम और ओमेजम वाले भाग को क्या बोलते हैं, फोर स्टोमक के नाम से जानते हैं। तो ये इसका कुछ बेसिक था। रूमिनेंट पशुओं के अंदर रूमन, रेटिकुलम, ओमेजम और एबोमेजम तो कंपाउंड स्टोमक के नाम से जानते हैं। इन तीनों भागों को फोर स्टोमक कहा जाता है, और चौथा भाग एबोमेजम जो होता है इसको ग्लैंडुलर या ट्रू स्टोमक के नाम से जानते हैं। कि जैसे गाय और भैंस के अंदर, गाय के और भैंस का जो आमाशय वाला भाग होता है, इसकी जो टोटल क्षमता होती है 100 से 230 लीटर की क्षमता होती है। तो अब देखो इसमें हम एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम रूमन को लेते हैं। तो ये रूमन आ गया।
अब रूमन यदि हम देखते हैं कि अमाशय का कौन सा भाग होता है, सबसे पहला भाग कौन सा होता है, रूमन वाला भाग होता है। और यदि आपसे पूछा जाता है कि सबसे बड़ा भाग अमाशय का कौन सा होता है, तो वो भी कौन सा होता है, रूमन वाला भाग होता है। फिर हम इसकी देखते हैं पोजीशन, यानी कि ये होता कहां पे है। यदि एनिमल के हिसाब से देखा जाता है तो रूमन की पोजीशन भी कहां पे मिलती है, लेफ्ट साइड के अंदर, यानी कि शरीर के कहां पे होता है, ये बाईं ओर होता है। लेफ्ट साइड के अंदर मिलेगा, बाईं ओर मिलेगा। और कहां से कहां तक फैला होता है, तो ये डायफ्राम से लेके जो पेल्विक इनलेट है, पेल्विक गुहा तक ये फैला रहेगा, यानी कि डायफ्राम से लेके पेल्विक इनलेट तक फैला रहता है, यानी कि सबसे बड़ा पार्ट है, पूरी उदर गुहा को ये कवर कर लेता है। तो इसकी पोजीशन हमने देख ली, लेफ्ट साइड में होती है, सबसे बड़ा भाग होता है, और ये सबसे पहला भाग अमाशय का कौन सा कहलाता है, रूमन कहलाता है। फिर इसमें देखते हैं कि इस रूमन की बाहरी सतह पर, जैसे मान लो ये रूमन है, तो रूमन की बाहरी सतह पर इस तरीके से ग्रुप्स मिलती है, उस ग्रुप्स को हम क्या बोलते हैं, पेल्विक ग्रुप। पेल्विक ग्रुप पाई जाती है रूमन की बाहरी सतह पे, क्या पाई जाती है, पेल्विक ग्रुप पाई जाती है। और वो पेल्विक ग्रुप भी चार प्रकार की बनती है इसके अंदर। एक तो होती है एंटीरियर, एक बनती है इसके अंदर पोस्टीरियर, और एक बनती है इसके अंदर राइट, और एक बनती है इसमें लेफ्ट। तो ये ग्रुप भी चार प्रकार से इसको बांट दिया गया, यानी कि रूमन की बाहरी सतह पे क्या मिलेगी, पेल्विक ग्रुप, एंटीरियर, पोस्टीरियर, राइट और लेफ्ट, जिसकी वजह से रूमन चार उपखंडों के अंदर विभाजित हो जाता है। जिसकी वजह से इसके अंदर कितने बन जाते हैं, इस तरीके से चार उपखंडों के अंदर ये क्या हो जाता है, विभाजित हो जाता है। तो वो कौन कौन से उपखंड इसके अंदर बनते हैं, तो यदि उपखंड की हम इसके अंदर बात करते हैं, तो उपखंड के अंदर सबसे पहला जो सेक होता है, डोर्सल रूमिनल सेक। एक बनता है इसके अंदर डोर्सल रूमिनल सेक, एक बनता है इसके अंदर कॉडो डोर्सल रूमिनल सेक, एक बनता है इसके अंदर वेंट्रल रूमिनल सेक, और एक बनता है इसके अंदर कॉडो वेंट्रल रूमिनल सेक। तो इस प्रकार से चार उपखंडों के अंदर किसकी वजह से विभाजित हो जाता है, ये पेल्विक ग्रुप की वजह से। जब पेल्विक ग्रुप ऊपर बनती है तो चार उपखंडों में ये विभाजित हो जाता है, डोर्सल रूमिनल सेक, कॉडो डोर्सल रूमिनल सेक, वेंट्रल रूमिनल सेक और कॉडो वेंट्रल रूमिनल सेक। तो यदि आपसे पूछा जाता है कि रूमन का सबसे बड़ा उपखंड कौन सा है, तो सबसे बड़ा उपखंड कौन सा होता है, डोर्सल रूमिनल सेक। डोर्सल रूमिनल सेक जो होता है वो सबसे बड़ा उपखंड कहलाता है रूमन के अंदर। तो रूमन के अंदर भी हमने देखा चार पार्ट्स बन गए, चार उपखंड बन गए, डोर्सल रूमिनल सेक, कोडोडोर्सल, वेंट्रल और कोडोवेंट्रल। तो डोर्सल रूमिनल सेक जो होता है वो सबसे बड़ा उपखंड होता है। और एक चीज इसके अंदर क्या है कि रूमन की जो आंतरिक संरचना होती है, रूमन के अंदर अंदर वाली जो लेयर होती है, वहां पे क्या पाए जाते हैं, मस्कुलर पिलर्स पाए जाते हैं। यानी कि क्या पाए जाएंगे यहां पे, मस्कुलर पिलर्स पाए जाते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि रूमन के अंदर क्या पाए जाते हैं, आंतरिक संरचना के रूप में मस्कुलर पिलर्स पाए जाते हैं, और जो कैसे दिखते हैं, टर्किश टावल के समान दिखते हैं। जैसे टर्किश कंट्री का टावल होता है वैसे दिखते हैं ये। तो जो कैसे दिखेंगे, टर्किश टावल के समान दिखेंगे, यानी कि इसकी संरचना कैसी होती है, टर्किश टावल के समान होती है। अर्थात रोमन की आंतरिक संरचना में क्या पाए जाते हैं, मस्कुलर पिलर्स पाए जाते हैं। और रोमन के अंदर जैसे म्यूकोजा वाली लेयर होती है अंदर की ओर, वो म्यूकोजा कैसे होती है, भूरे रंग की होती है। यानी कि रोमन के अंदर जो म्यूकोजा पाई जाती है तो उसका रंग कैसा होगा, भूरा होता है, और वहां पे किसी भी प्रकार की कोई ग्रंथि इसके अंदर नहीं पाई जाती। क्योंकि ग्रंथि के बारे में हमने पहले भी देख लिया कि रोमन रेटिकुलम और ओमेजम में किसी भी प्रकार की कोई ग्रंथि होती नहीं है, एवोमेजम के अंदर होती है। इसलिए इसको हमने क्या बोल दिया था, ग्लैंडुलर स्टोमक, अर्थात इसमें ग्लैंड्स पाई जाती है। लेकिन रोमन के अंदर म्यूकोजा भूरे रंग की होगी, कोई प्रकार की इसके अंदर ग्रंथि नहीं होगी। अब ये रोमन जो होता है वो आगे इसके अंदर पार्ट, छोटा पार्ट से जुड़ेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेटिकुलम। तो ये इसके अंदर रोमन है और ये किससे जुड़ गया आगे, रेटिकुलम से। अब रोमन और रेटिकुलम यहां से जब जुड़ते हैं
तो वहां पे रूमिनो रेटिकुलर क्या पाई जाती है, ग्रूव पाई जाती है, यानी कि इनके जोड़ पर क्या पाई जाएगी, रूमिनो रेटिकुलर ग्रूव। तो यहां पे पाई जाती है रूमिनो रेटिकुलर ग्रूव पाई जाती है। तो रुमन के बारे में हम देख रहे थे, रुमन सबसे पहला भाग होता है आमाशय का, सबसे बड़ा भाग होता है, लेफ्ट साइड में होता है, डायफ्राम से पेल्विक इनलेट तक फैला होता है। फिर हमने देखा था इसकी बाहरी सतह पर पाई जाती है पेल्विक ग्रूव, कौन कौन सी होती है, एंटीरियर, पोस्टीरियर, राइट और लेफ्ट की वजह से ये 4 उपखंडों में विभाजित हो जाता है, डोर्सल रूमिनल से, कॉडो डोर्सल रूमिनल से, वेंट्रल रूमिनल से और कॉडो वेंट्रल रूमिनल से। यदि आपसे पूछा जाता है कि सबसे बड़ा उपखंड कौन सा है इसके अंदर, तो डोर्सल रूमिनल से एक सबसे बड़ा उपखंड होता है इसके अंदर। फिर हमने देखा कि रूमन की जो आंतरिक संरचना में मस्कुलर पिलर्स पाए जाते हैं और जो कैसे दिखते हैं, टर्किश टावल के समान दिखते हैं। म्यूकोजा का जो रंग होता है भूरा होता है और कोई प्रकार की इसमें ग्रंथि होती नहीं है। जब रोमन रेटिकुलम से जुड़ता है तो वहां पे रूमिनो रेटिकुलर ग्रूव पाई जाती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे इसके अंदर। फिर हम देखते हैं कि इस रूमन के काम क्या होते हैं। तो रोमन के कार्य क्या क्या होते हैं वो हम देख लेते हैं। तो रोमन का मेन काम क्या होता है, भोजन का संग्रहण करना, यानी कि भोजन को इकट्ठा जो होता है, यानी कि हमने देखा था मुंह से यदि पशु भोजन को लेता है तो ईसोफेगस के द्वारा सारा का सारा भोजन पहले काम पे आता है रूमन के अंदर। तो सबसे पहला काम क्या होता है, भोजन का संग्रहण करता है ये। दूसरा काम क्या करता है, भोजन की मिक्सिंग करता है, भोजन को क्या करेगा, मिक्स कर देगा। उसके बाद क्या करता है, भोजन की चर्निंग करता है। यानी कि पहला काम इसका भोजन का संग्रहण का हो गया, दूसरा काम भोजन की मिक्सिंग का हो गया, तीसरा काम भोजन की चर्निंग का हो गया। फिर इसमें हम देखते हैं कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का जो निर्माण है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का जो निर्माण होता है वो किसके अंदर हो जाता है, रूमन के अंदर ही हो जाता है। यानी कि विटामिन बी का जो निर्माण है वो कहां पे हो जाता है, रूमन के अंदर है। और रूमन क्या काम कर सकता है कि जैसे कि कार्बोहाइड्रेट डाइट है, फैट है और प्रोटीन है, इन सभी डाइट का माइक्रोबियल जो पाचन होता है वो कहां पे होता है, रूमन के अंदर। यानी कि माइक्रोबियल पाचन किन डाइट का करवाता है, कार्बोहाइड्रेट का, फैट का, प्रोटीन का माइक्रोबियल पाचन करवाता है। और उसके बाद इससे पाचन से क्या बनते हैं, वोलेटाइल फैटी एसिड। तो वोलेटाइल फैटी एसिड का अवशोषण भी का रूमन करवाता है। यानी कि अवशोषण भी रूमन के अंदर वोलेटाइल फैटी एसिड का होता है। और विभिन्न प्रकार की गैसें बनती है, जैसे कि मीथेन गैस है, CO2 गैस है। तो इनको गैसों को भी शरीर से क्या करता है, ये बाहर निकालता है। तो ये है इसके अंदर मुख्य काम रूमन के, भोजन का संग्रहण करने का, भोजन की मिक्सिंग करेगा, भोजन की चर्निंग करेगा, विटामिन बी का संश्लेषण करेगा, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन का माइक्रोबियल पाचन जो होता है वो रूमन के अंदर होता है, वोलेटाइल फैटी एसिड का अवशोषण भी रूमन के अंदर होता है। और बनने वाली जो गैसें हैं, मीथेन गैस है और CO2 गैस जो है, उनको भी शरीर से बाहर निकालने का काम करेगा। अमाशय के अंदर हमने रूमन को देख लिया है। और रूमन के बाद इसके अंदर जो भाग आता है, दूसरा भाग आता है इसके अंदर रेटिकुलम का। तो रेटिकुलम को देखते हैं। हमने देखा था अमाशय के अंदर रूमन सबसे बड़ा खंड था इसका। और यदि पूछा जाता है कि अमाशय का सबसे छोटा खंड कौन सा है, तो वो कौन सा कहलाता है इसके अंदर, रेटिकुलम। रेटिकुलम जो होता है वो अमाशय का सबसे छोटा खंड होता है। तो नेक्स्ट चीज है इसकी पोजीशन देख लेते हैं। रेटिकुलम की पोजीशन कहां होती है, ये भी पोजीशन भी कहां होगी, बाईं ओर ही मिलेगी इसकी। यानी कि इसकी पोजीशन कहां होती है, बाईं ओर होती है, क्योंकि हम जानते हैं कि ये रूमन है, रूमन भी लेफ्ट साइड बाईं ओर होता है। उसके साथ ही ये छोटा पार्ट रेटिकुलम इसके साथ जुड़ा होता है, ये रेटिकुलम हो गया और ये वाला पार्ट इसके अंदर रूमन का हो गया। तो इसकी पोजीशन भी कहां पे होगी, बाईं ओर होगी। अब इसमें हम रेटिकुलम वाले भाग के अंदर देखते हैं कि किसी भी प्रकार की कोई भी ग्रंथि इसके अंदर भी नहीं पाई जाती, कोई ग्लैंड्स नहीं होती। और रेटिकुलम की जो आंतरिक सतह होती है, उसकी आंतरिक सतह पे क्या पाई जाती है, एक स्ट्रक्चर होती है जिसे हम बोलते हैं हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर। यानी कि इसकी आंतरिक सतह पे हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर पाई जाती है। हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर जो होती है, यानी कि मधुमक्खी के जाले के समान इसके अंदर क्या पाई जाती है, संरचना पाई जाती है। मधुमक्खी के जालेनुमा संरचना होती है। तो इस संरचना की वजह से कोई भी फॉरेन बॉडी जो आती है वो इसके अंदर जाके फंस जाती है, अटक जाती है, जिसको आगे ये नहीं जाने देता। कोई ग्रंथि इसके अंदर नहीं होती। आंतरिक सतह पे मधुमक्खी के जाले के समान संरचना होती है, पोजीशन इसकी लेफ्ट साइड में होती है और ये सबसे छोटा खंड होता है।
अब ये आगे रेटिकुलम जो होता है आगे इसमें जुड़ता है ओमेजम के साथ। तो ओमेजम के साथ जब जैसे ही ये जुड़ता है तो यहाँ पे एक ओरिफिस के द्वारा ये जुड़ता है, तो इस ओरिफिस को बोलते हैं हम रेटिकुलो ओमेजल ओरिफिस। इसे हम क्या बोलते हैं? रेटिकुलो ओमेजल ओरिफिस। ओरिफिस मतलब छेद के द्वारा, रेटिकुलम किससे जुड़ जाता है? ओमेजम के साथ जुड़ जाता है। रेटिकुलो ओमेजल ओरिफिस के द्वारा ये ओमेजम के साथ जुड़ जाता है रेटिकुलम। रेटिकुलम का मेन काम क्या होता है? कार्य इसके देख लेते हैं। कार्य के अंदर देखा जाए तो सबसे पहला काम होता है इसका रीगर्जिटेशन में। रीगर्जिटेशन अर्थात जो पशु के अंदर जुगाली का काम जो करता है वो कौन सा भाग करता है आमाशय के अंदर? रेटिकुलम वाला भाग जो होता है वो जुगाली का काम करता है। रीगर्जिटेशन के अंदर इसका रोल होता है। दूसरा रोल होता है इसके अंदर भोज्य पदार्थों का फिल्टर करना, यानी कि भोज्य पदार्थों को फिल्टर का जो काम है वो कौन सा भाग करता है? रेटिकुलम वाला भाग करता है। और एक काम इसका है फॉरेन बॉडी को हटाना या फॉरेन बॉडी को रोकने का काम। क्योंकि जैसे ही कई बार हम देखते हैं रूमिनेंट पशु होते हैं वो फॉरेन बॉडी के रूप में लोहे की कीले वगैरह है वो चीज खा लेते हैं, तो पहले भाग में रुमन में जाती है, रुमन से वो रेटिकुलम के अंदर जाती है। तो रेटिकुलम की जो स्ट्रक्चर कैसी है? मधुमक्खी के जाले के समान है, वहां जाके ये फंस जाती है, उसको आगे ये नहीं जाने देगा। अर्थात फॉरेन बॉडी को रोकने का काम कौन करता है? रेटिकुलम वाला भाग करता है। भोज्य पदार्थों को फिल्टर करके ही वो आगे ओमेजम के अंदर जाने देता है। और रीगर्जिटेशन अर्थात जुगाली का जो काम है किसका रोल होता है? इसके अंदर रेटिकुलम का रोल होता है। रुमन रेटिकुलम के बाद है तीसरा भाग आता है ओमेजम। तो ओमेजम हम यदि देखते हैं तो ये आमाशय का कौन सा भाग होता है? तीसरा भाग होता है। क्योंकि पहला भाग रुमन हो गया, दूसरा भाग रेटिकुलम हो गया, तो आमाशय का ये तीसरा भाग होता है। संरचना कैसी होती है? गोलाकार संरचना होती है इसकी। संरचना में कैसा मिलेगा? ये गोलाकार संरचना के रूप में मिलता है। और इस भाग के अंदर भी किसी भी प्रकार की कोई ग्रंथि इसके अंदर नहीं पाई जाती, कोई ग्रंथि इसके अंदर होती नहीं है। इसकी पोजीशन कहां पे होती है? तो उदर भुआ के ये कहां पे मिलता है? दाहिनी ओर मिलता है। क्योंकि अभी तक हमने देखा था रुमन और रेटिकुलम कहां मिल रहे थे? बाई साइड में मिल रहे थे, लेफ्ट साइड में मिल रहे थे। ये दाहिनी ओर मिलेगा, अर्थात कौन सी साइड में मिलेगा? राइट साइड के अंदर ये मिलता है। और यकृत जो होता है, लीवर होता है, उसके ठीक पीछे होता है। लीवर के ठीक पीछे स्थित होता है। ओमेजम वाली जो पोजीशन होती है उदर गुहा के दाहिनी ओर होता है। और इस ओमेजम वाले भाग के अंदर 100 अनुदैर्ध्य आंतरिक जो भित्ति होती है इसकी जो आंतरिक भित्ति होती है या आंतरिक सतह होती है ओमेजम की, वहां पे पाए जाते हैं 100 अनुदैर्ध्य उभार पाए जाते हैं, या इसको हम क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूडिनल मस्क्यूलर फोल्ड पाए जाते हैं। मस्क्यूलर फोल्ड पाए जाएंगे। हमने रुमन के अंदर देखा था मस्क्यूलर पिल्लर पाए जाते हैं, लेकिन इसके अंदर 100 अनुदैर्ध्य उभार यानी कि लॉन्गिट्यूडिनल मस्क्यूलर फोल्ड पाए जाते हैं। और इन्हें हम क्या जानते हैं नाम से? ओमेजल लैमिनी के नाम से जानते हैं। ओमेजल लैमिनी के नाम से जानते हैं। और उसमें हमने देखा था रोमन के अंदर मस्कुलर पिल्लर पाए जाते थे जिसकी संरचना टर्किश टावल के समान थी, लेकिन ओमेजम वाले भाग की आंतरिक भित्ति पे क्या मिलेंगे? 100 अनुदैर्ध्य उभार मिलेंगे, या जिसे हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल मस्कुलर फोल्ड पाए जाते हैं, जिसे किस नाम से जाना जाता है? ओमेजल लैमिनी के नाम से जाना जाता है। अब इसमें देखा जाता है कि जैसे रुमन है, सबसे पहले रुमन के साथ रेटिकुलम इसमें जुड़ गया, रेटिकुलम के बाद इसमें क्या जुड़ गया? ओमेजम। और ओमेजम आगे इसके अंदर किसके साथ जुड़ता है? एवोमेजम के साथ। तो इसमें देखते हैं कि ओमेजम जब एवोमेजम के साथ जुड़ता है तो ओमेजम और एवोमेजम के जोड़ पर क्या पाया जाता है? मस्क्यूलर फोल्ड पाया जाता है। मस्क्यूलर फोल्ड नुमा एक संरचना पाई जाती है, मस्क्यूलर फोल्ड पाया जाता है, और जिसे हम क्या कहते हैं? वेला टर्मिनेलिया कहते हैं। वेला टर्मिनेलिया कहते हैं। जिसे हम वेला टर्मिनेलिया के नाम से जानते हैं, और ये एक वाल्व का काम करता है। तो इसमें ओमेजम और एवोमेजम के जोड़ का जहां से वो जुड़ाव होता है वहां पे मस्कुलर फोल्ड पाया जाएगा,
उस मस्कुलर फोल्ड को वेला टर्मिनेलिया के नाम से जानते हैं। ये एक वाल्व का काम करता है, अर्थात भोज्य पदार्थों को एक बार यदि पास कर दिया तो वापस उसको ओमेजम के अंदर वापस नहीं आने देता। तो ये ओमेजम के बारे में था। तो इसमें हमने देखा था ये अमाशय का तीसरा भाग, गोलाकार संरचना, कोई ग्रंथि इसमें होती नहीं है। पोजीशन देखी जाए तो उदर गुहा की दाहिनी ओर चला जाता है, ये यकृत के ठीक पीछे स्थित होता है और आंतरिक भित्ति पर इसमें 100 अनुदैर्ध्य उभार अर्थात लॉन्गिट्यूडनल मस्कुलर फोल्ड पाए जाते हैं, जो ओमेजल लेमिनी के नाम से जानते हैं। आगे हमने देखा ओमेजम जो होता है वो मेजम के साथ जुड़ता है और उस जोड़ पे पाया जाता है मस्कुलर फोल्ड, और उस मस्कुलर फोल्ड को कहते हैं वेला टर्मिनेलिया। तो वेला टर्मिनेलिया एक वाल्व का काम करता है, भोजन एक बार जाने के बाद वापस भोजन इसके अंदर ओमेजम के अंदर वापस उसको नहीं आने देता। तो अब हम इसके कार्य देखते हैं, काम क्या होते हैं। पहला मेन काम इसका होता है वोलेटाइल फैटी एसिड का अवशोषण। तो वोलेटाइल फैटी एसिड का अवशोषण इसके अंदर हमने देखा रोमन में भी होता है। तो वोलेटाइल फैटी एसिड का अवशोषण ओमेजम वाले भाग के अंदर भी होता है। और क्या काम करता है कि भोज्य पदार्थों में से 50% पानी को निकालने का काम भी कौन करता है, ओमेजम करता है। यानी कि भोज्य पदार्थों में से 50% पानी को बाहर निकाल लेता है ओमेजम वाला भाग। और एक ओमेजम का काम है कि एक कोरेज फीड मटेरियल जो होते हैं, जैसे कंसंट्रेट फीड होता है, उसकी ग्राइंडिंग का काम, ग्राइंडिंग का जो काम करता है, उसको पिसवाने या पीसने का जो काम करता है वो कौन करता है, ओमेजम करता है। कोरेज फीड मटेरियल अर्थात कंसंट्रेट फीड की ग्राइंडिंग का काम करेगा, 50% पानी को निकालने का काम ओमेजम करेगा, और वोलेटाइल फैटी एसिड का अवशोषण भी कौन करवाता है, ओमेजम करवाता है। देखो हमने अमाशय के अंदर 4 भाग देखे थे, रूमन, रेटिकुलम और ओमेजम का हमने देख लिया। और चौथा भाग जो होता है एबोमेजम का, एबोमेजम के बारे में देखते हैं। तो ये अमाशय का सबसे लास्ट भाग होता है, या अमाशय का चौथा भाग यदि कहलाता है तो वो कौन सा होता है, एबोमेजम। उसके बाद इसमें हम देखते हैं कि इसमें क्या पाई जाती है, ग्लैंड्स पाई जाती है, यानी कि पाचन की ग्रंथियां इसके अंदर क्या होती है, पाई जाती है। तो पाचन की ग्रंथियां इसके अंदर पाई जाती है, तो इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, ट्रू स्टोमक। तो इसे हम ट्रू स्टोमक के नाम से या ग्लैंडुलर स्टोमक के नाम से भी जानते हैं। तो या इसे हम क्या कहते हैं, ग्लैंडुलर स्टोमक कहते हैं या ट्रू स्टोमक कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें पाचन ग्रंथियां होती है। इन तीनों भागों के अंदर पाचन ग्रंथियां नहीं पाई जाती। तो अब उसके बाद हम देखते हैं इसकी पोजीशन की बात करते हैं। तो पोजीशन के अंदर देखा जाता है कि ये सबसे पहले रूमन है, जो कि लेफ्ट साइड बाईं ओर होता है। उसके बाद उसके साथ रेटिकुलम है, ये भी बाईं ओर होता है। उसके बाद ओमेजम वाला जो हिस्सा होता है वो राइट साइड में चला जाता है। तो ये ओमेजम के क्या होगा, वेंट्रल के अंदर यहाँ पे क्या होगा, एबोमेजम। तो ओमेजम के क्या होता है, वेंट्रल होता है। तो इसकी पोजीशन क्या होती है कि ओमेजम के वेंट्रल साइड के अंदर मिलता है, वेंट्रल साइड में मिलेगा। और इसको एक पोजीशन ये है कि रूमन की ये कौन सी साइड में चला गया, राइट साइड में। तो रूमन से बात करते हैं तो रूमन की राइट साइड के अंदर इसकी पोजीशन होती है। तो रूमन की राइट साइड के अंदर मिलेगा एबोमेजम, या ओमेजम के वेंट्रल साइड के अंदर मिलेगा। तो ये इसकी हमने पोजीशन देख ली। फिर हम इसमें ये देखते हैं कि एबोमेजम वाला जो भाग होता है, एबोमेजम वाला जो भाग होता है, इसकी आकृति कैसी होती है, नाशपति जैसी आकृति होती है। आकृति की बात करें तो पियर शेप होती है, नाशपति जैसी इसकी आकृति होती है। और इसके अंदर एबोमेजम वाला भाग 2 भागों के अंदर बंटा होता है। 2 भाग कौन कौन से हैं, आगे वाला भाग कौन सा भाग कहलाता है, इसका फंडिक भाग। और इसके पीछे वाला भाग यानी एंटीरियर भाग फंडिक होता है, और पोस्टीरियर भाग का कौन सा भाग कहलाता है, पाइलोरिक भाग। तो ये होता है पाइलोरिक भाग। अब फंडिक भाग और पाइलोरिक भाग दोनों के अंदर ही क्या होती है, पाचन की ग्रंथियां पाई जाती है। यानी कि ग्लैंड्स दोनों ही भागों में पाई जाती है। दोनों ही भागों में क्या होती है, पाचन की ग्रंथियां होती है। और ये पाचन की ग्रंथियां भोजन का क्या करती है, पाचन का काम करती है। भोजन के पाचन का काम करेगी, दोनों ही भागों में होगी, फंडिक में भी होगी और पाइलोरिक में भी होती है। अब पाइलोरिक वाला जो भाग होता है वो आगे जाके इसका जो पीछे वाला सिरा किससे जुड़ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से। और स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला भाग होता है ड्यूडेनम, यानी कि ड्यूडेनम के साथ ये आगे पाइलोरिक भाग जो होता है वो ड्यूडेनम के साथ जुड़ जाएगा, जिसे हम हिंदी में ग्रहणी के नाम से जानते हैं। तो ये ग्रहणी के साथ जुड़ जाएगा। और फंडिक भाग के अंदर क्या पाए जाते हैं, 12 तिरछे फोल्ड पाए जाते हैं।
तो इसके अंदर लगभग 12 तिरछे फोल्ड पाए जाएंगे। तो ये फोल्ड कौन से भाग के अंदर होते हैं? फंडिक भाग के अंदर पाए जाते हैं। तो फंडिक भाग में 12 तिरछे फोल्ड पाए जाते हैं। पाइलोरिक भाग आगे ग्रहणी के साथ यानी डुडेनम के साथ जुड़ जाता है। दोनों ही भागों में पाचन ग्रंथियां होती है, भोजन का पाचन होता है। दो भागों में ये बंटा होता है, फंडिक भाग और पाइलोरिक भाग। आकृति इसकी कैसी होती है? नाशपति जैसी होती है। अब देखो एबोमेजम के कार्य देख लेते हैं हम। इसके कार्य क्या होंगे? तो कार्य के अंदर देखा जाए तो इसके मेन काम क्या होता है कि कुछ मात्रा के अंदर वॉलेटाइल फैटी एसिड का जो अवशोषण होता है वो कहां पे होता है? एबोमेजम के अंदर होता है। कुछ मात्रा में वॉलेटाइल फैटी एसिड का अवशोषण भी एबोमेजम के अंदर हो जाता है। प्रोटीन का माइक्रोबियल पाचन, प्रोटीन का माइक्रोबियल पाचन का काम कहां पे होता है? एबोमेजम के अंदर होता है। एक ये गैस्ट्रिक जूस का जो स्रावण है, गैस्ट्रिक जूस का स्रावण भी करता है। और गैस्ट्रिक जूस में यदि देखा जाए तो जैसे कि HCl और एंजाइम के रूप में देखा जाए तो रेनिन व पेप्सिन एंजाइम बनाता है, अर्थात गैस्ट्रिक जूस बनाता है जिसमें HCl का स्रावन करता है, एंजाइम के रूप में रेनिन और पेप्सिन का करता है। प्रोटीन का माइक्रोबियल पाचन करेगा एबोमेजम और कुछ मात्रा में वॉलेटाइल फैटी एसिड का अवशोषण करवाता है। नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं कि जो नॉन रूमिनेंट जो पशु होते हैं उनका आमाशय या स्टोमक की बात करते हैं। नॉन रूमिनेंट पशुओं के अंदर उनका आमाशय जो होता है वो कैसे होता है? तो सबसे पहले इसकी पोजीशन की बात करते हैं कि इसकी पोजीशन कहां पे होती है। तो आमाशय की जो पोजीशन कहां पे मिलेगी? बाईं ओर, यानी कि उदर गुहा में कहां पे होते हैं? ये बाईं ओर होता है आमाशय की पोजीशन। नॉन रूमिनेंट पशुओं में भी पोजीशन इसकी बाईं ओर ही रहती है। अब नॉन रूमिनेंट पशुओं का जो आमाशय होता है वो कैसे होता है? तो नॉन रूमिनेंट पशुओं के आमाशय के अंदर 3 भाग होते हैं। एक तो होता है कार्डियक, एक होता है फंडिक और एक होता है पाइलोरिक। यानी कि नॉन रूमिनेंट पशुओं का आमाशय जो पेट वाला भाग है 3 भागों में बटा होता है। पहला भाग जो होता है इसे हम बोलते हैं कार्डियक। तो ये वाला भाग कार्डियक कहलाता है। बीच वाला भाग कौन सा भाग कहलाएगा? फंडिक। और तीसरा जो भाग लास्ट भाग होता है इसे हम कहते हैं पाइलोरिक। यानी कि नॉन रूमिनेंट पशुओं का आमाशय 3 भागों में बटा होता है। आगे वाला भाग कार्डियक, बीच वाला फंडिक और लास्ट वाला पाइलोरिक भाग कहलाता है। तो ये भी जानते हैं कि तीनों ही भागों के अंदर क्या पाई जाती है? पाचन की ग्रंथियां पाई जाती है। इसमें जो कार्डियक वाला भाग है इसमें पाई जाती है कार्डियक ग्रंथि। इस ग्रंथि का नाम है कार्डियक ग्रंथि। इसी प्रकार से फंडिक वाले भाग के अंदर पाया जाएगा तो इसको हम कहेंगे फंडिक ग्रंथि। और इसी प्रकार से पाइलोरिक भाग के अंदर पाया जाएगा तो इसे हम कहेंगे पाइलोरिक ग्रंथि। यानी कि तीनों ही भागों के अंदर क्या पाई जाती है? ग्लैंड्स, ग्रंथियां पाई जाती है। 3 भाग हैं, कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक। तो इसके ऊपर पाई जाती है लेसर कर्वेचर और ग्रेटर कर्वेचर। यानी कि यहां पे क्या पाई जाएगी? लेसर कर्वेचर व ग्रेटर कर्वेचर। किस पे पाई जाती है? आमाशय वाले भाग पर लेसर कर्वेचर और ग्रेटर कर्वेचर पाई जाती है। 3 भाग होते हैं इसके, कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक। कार्डियक भाग में कार्डियक ग्रंथि, फंडिक भाग में फंडिक ग्रंथि और पाइलोरिक भाग में पाइलोरिक ग्रंथि पाई जाती है। तो कार्डियक जो ग्रंथि होती है वो किस प्रकार की होती है? संयुक्त नलिकाकार ग्रंथि होती है। ये ग्रंथि कैसी होती है? संयुक्त नलिकाकार होती है। और ये वाली जो ग्रंथि दोनों के अंदर पाई जाती है वो कैसी होती है? सिंपल नलिकाकार। इन दोनों के अंदर जो ग्रंथि कैसी पाई जाती है? सिंपल नलिकाकार ग्रंथि पाई जाती है। लेकिन कार्डियक भाग के अंदर कैसी होती है? संयुक्त नलिकाकार ग्रंथि होती है। अब ये पाइलोरिक भाग आगे किससे साथ जुड़ जाता है? ड्यूडेनम के साथ। तो ये आगे ड्यूडेनम अर्थात ग्रहणी के साथ, छोटी आंत का जो पहला भाग है उसके साथ आगे पाइलोरिक भाग जुड़ जाता है। तो इसमें देखते हैं कि कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक भाग की जो ग्रंथियां होती है तो प्रत्येक ग्रंथि के अंदर इसमें क्या होते हैं कि 3 भाग होते हैं। तो ग्रंथि के अंदर कितने भाग होंगे? इसमें 3 भाग होते हैं। प्रत्येक ग्रंथि के 3 भाग होते हैं, नेक, बॉडी और चीफ सेल। अब जो नेक वाला भाग होता है एक ग्रंथि का वो स्रावन करता है म्यूकस का।
तो ये किसका स्रावन करता है? म्यूकस का स्रावन करता है। और तो बॉडी के अंदर सेल होंगी पैराइटल सेल, और ये पैराइटल जो सेल होती है ये किसका स्रावन करती है? HCl का स्रावन करती है। इसी प्रकार से चीफ सेल है जिसे हम जाइमोजन सेल भी कहते हैं। तो ये जाइमोजन जो सेल होती है तो ये किसका स्रावन करती है? पेप्सिनोजन का। तो ये पेप्सिनोजन का स्रावन करती है, और ये वाला जो पेप्सिनोजन जो होता है फिर वो आगे HCl से क्रिया करके किसमें बदल जाता है? पेप्सिन के अंदर बदल जाता है। यानी कि हमने ये देखा था इसके अंदर प्रत्येक ग्रंथि के 3 भाग होते हैं। नेक वाला भाग म्यूकस का स्रावन करेगा, बॉडी के अंदर पैराइटल सेल होगी जो HCl का स्रावन करती है। इसी प्रकार से एक चीफ सेल है जो जाइमोजन सेल कहते हैं इनको, और ये किसका स्रावन करती है? पेप्सिनोजन का स्रावन करती है। और ये पेप्सिनोजन HCl से क्रिया करके किसमें? एक्टिव पेप्सिन में बदल जाएगा। और इस पेप्सिन का मेन काम क्या होता है? प्रोटीन का पाचन करना। तो इस पेप्सिन का मेन काम क्या होता है? प्रोटीन का पाचन के अंदर इसमें रोल होता है पेप्सिन का। तो ये हमने अभी इसमें देखा था कि 3 भाग हैं इसके, कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक। तीनों में ही ग्रंथियां पाई जाती है। कार्डियक वाली ग्रंथि सुजुक्त नलिकाकार होती है, फंडिक और पाइलोरिक की सिंपल नलिकाकार होती है। प्रत्येक ग्रंथि के हमने भाग देख लिए, नेक, बॉडी और चीफ सेल। नेक वाले से म्यूकस का स्रावन हो रहा है, बॉडी के अंदर पैराइटल सेल है जो HCl का स्रावन कर रही है, चीफ सेल के रूप में जाइमोजन सेल है जो पेप्सिनोजन बना रही है, और पेप्सिनोजन HCl से क्रिया करके पेप्सिन बना रहा है जो प्रोटीन का पाचन में सहायक होता है। तो ये हमने देखा नॉन रूमिनेंट पशुओं का स्टोमक के बारे में। तो एक चीज हम ये देखते हैं कि जो नॉन रूमिनेंट पशुओं के अंदर, जैसे कि देखा जाए कि घोड़े के अंदर, अब घोड़े के अंदर जैसे इसोफेगस या ग्रासनाल, अब इसोफेगस से लेके जो अमाशय के अंदर हमने देखे थे 3 भाग थे। तो अमाशय का जो पहला भाग था कार्डियक भाग, यानी कि इसोफेजियल रीजन से यहां से शुरू होके अमाशय का जो कार्डियक वाला भाग है इसके अंदर, वहां तक का जो रीजन है, इस रीजन को बोलते हैं हम इसोफेजियल रीजन। इस रीजन को क्या बोला जाता है? इसोफेजियल रीजन बोला जाता है। तो घोड़े के अंदर यह इसोफेजियल रीजन होता है वो सबसे बड़ा मिलता है। और कुत्ते के अंदर बात करी जाए तो कुत्ते के अंदर इसोफेजियल जो रीजन होता है वो एब्सेंट होता है। कुत्ते के अंदर इसोफेजियल रीजन एब्सेंट होता है, घोड़े के अंदर इसोफेजियल रीजन बड़ा मिलता है। और घोड़े के अंदर एक खास बात और है कि जो ये अमाशय वाला भाग, स्टोमक वाला भाग है, वहां पे एक कंडीशन संरचना पाई जाती है जिसे बोलते हैं मार्गोप्लिकेटस। मार्गोप्लिकेटस संरचना होती है, और यह संरचना क्या करती है? इस अमाशय के अंदर और ज्यादा विभाजन का काम करती है। तो मार्गोप्लिकेटस नामक की संरचना किसके अंदर मिलेगी? घोड़े के अंदर। और घोड़े के अंदर यह संरचना क्या करती है कि इस अमाशय वाले भाग को और अधिक विभाजन का काम करती है। इसोफेजियल रीजन घोड़े के अंदर क्या होगा? बड़ा मिलेगा, और कुत्ते के अंदर ये क्या होगा? एब्सेंट होगा। और एक चीज और इसके अंदर कि रूमिनेंट पशुओं के अंदर इसोफेगस से यहां तक का जो रीजन होता है वो रीजन क्या कहलाता है? फोर स्टोमक कहलाता है। यानी कि यह रीजन क्या कहलाता है? रूमिनेंट पशुओं के अंदर इसोफेजियल रीजन जो होता है, इसोफेगस से स्टार्ट होकर कार्डियक भाग, क्योंकि कार्डियक भाग उसके अंदर अमाशय में नहीं होता, फंडिक और पाइलोरिक होता है, तो यहां तक का रीजन रूमिनेंट पशुओं में क्या कहलाता है? फोर स्टोमक के नाम से जाना जाता है। अब थोड़ा सा हम इसमें फाउल के बारे में बात करते हैं। तो फाउल के अंदर, अमाशय के अंदर मेनली 2 भाग होते हैं। एक तो होता है इसके अंदर ग्लैंडुलर भाग, ग्लैंडुलर भाग होता है एक इसके अंदर अमाशय के अंदर, और एक होता है इसके अंदर मांसपेशीय वाला भाग। मांसपेशीय भाग होगा, एक ग्लैंडुलर होगा। ग्लैंडुलर भाग जो होता है वो होता है प्रोवेंट्रिकुलस। प्रोवेंट्रिकुलस वाला भाग ग्लैंडुलर भाग होता है, अर्थात प्रोवेंट्रिकुलस वाले भाग के अंदर, फाउल के अंदर क्या पाई जाती है? ग्लैंड्स पाई जाती है, जिसकी वजह से भोजन का पाचन करती है। तो प्रोवेंट्रिकुलस में ग्लैंड्स पाई जाएंगी, इसलिए इसको ग्लैंडुलर भाग बोला है। मांसपेशीय वाला जो भाग होता है इसे हम बोलते हैं गिजार्ड, गिजार्ड बोलते हैं, या हिंदी में बोलते हैं पेशनी। एक प्रकार से कोई भी पत्थर वाली चीजें हैं, स्टोन वाली चीजें हैं, उनकी ग्राइंडिंग जो होती है, इतनी स्ट्रॉन्ग मसल्स होती है, उसकी जो पिसवाई का काम है, ग्राइंडिंग का काम है, वो कौन करता है? गिजार्ड करता है। अर्थात मांसपेशीय भाग के अंदर गिजार्ड में क्या होती है? ग्राइंडिंग की क्रिया होती है। ग्लैंडुलर भाग में ग्लैंड्स होंगी, अर्थात ग्लैंड की वजह से भोजन का पाचन कहां पे होता है? प्रोवेंट्रिकुलस में होता है।
तो ये था नॉन रूमिनेंट पशुओं के आमाशय के बारे में। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हम देखते हैं कि हम जानते हैं कि रूमिनेंट पशुओं के अंदर जब उनके बच्चों का जन्म होता है तो जन्म के समय रूमन और रेटिकुलम और ओमेजन वाला जो भाग होता है उसका विकास पूरा नहीं होता। उस दौरान केवल व केवल एबोमेजम वाला भाग ही विकसित होता है। तो इसमें हम देखते हैं कि रूमन और रेटिकुलम ये दोनों भाग जो होते हैं ये एबोमेजम का आधे साइज के होते हैं। एबोमेजम के आधे साइज के होते हैं, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि उस कंडीशन के अंदर सिर्फ एबोमेजम वाला भाग ही विकसित होता है, बाकी ये बिल्कुल छोटे साइज के होते हैं। तो रूमन और रेटिकुलम एबोमेजम के आधे होते हैं। कब होते हैं? ये जन्म के समय। जब जन्म होता है रूमिनेंट पशुओं के अंदर बच्चों का, तो उस समय जन्म के जो समय क्या होता है कि इनका जो साइज होता है वो इसका बिल्कुल आधा साइज होता है एबोमेजम का। तो जैसे ही 10 से 12 सप्ताह बीतते हैं तो 10 से 12 सप्ताह के बाद तो यह अनुपात क्या हो जाता है? उल्टा हो जाता है। अनुपात उल्टे का मतलब यह है कि एबोमेजम से इनका साइज क्या होता है? बढ़ जाएगा। आधे होते हैं तो उससे उनका साइज बढ़ जाता है। और 4 महीने की जब उम्र आती है तो 4 महीने तक क्या हो जाता है? रूमन और रेटिकुलम, रूमन वाला भाग और रेटिकुलम वाला भाग, ये ओमेजम व एबोमेजम इनसे 4 गुना बड़े हो जाते हैं। ये कितना साइज हो जाएगा इसका? 4 गुना बड़े साइज के हो जाएंगे। जब रूमिनेंट पशुओं के अंदर बच्चों का जन्म होता है उस समय रूमन और रेटिकुलम जो होते हैं विकसित नहीं होती, सिर्फ व सिर्फ एबोमेजम ही विकसित होता है। यानी कि जैसे रूमिनेंट पशुओं के बच्चे होते हैं, काफ है, तो उस काफ के अंदर लगभग 3 महीने तक रूमन और रेटिकुलम का विकास नहीं होता। अर्थात उस कंडीशन के अंदर पशुओं को हम जो रफेज डाइट देते हैं, जैसे हरा चारा है, स्ट्रॉ वगैरह है, या फीड देते हैं, तो वो हमारे को इसमें नहीं देना चाहिए, क्योंकि उस कंडीशन में रूमन का डेवलपमेंट ही नहीं हुआ है। तो उस कंडीशन के अंदर उस काफ को हमारे को दूध पे रखना होता है, क्योंकि उस कंडीशन में सिर्फ एबोमेजम ही वहां पे विकसित है। यानी कि माइक्रोबियल पाचन जो होता है वो 3 महीने के बाद स्टार्ट होता है, जिसके कारण हम ज्यादातर फील्ड कंडीशन में भी देखते हैं कि जो काफ होते हैं उनके रूमन या पेट वाला जो साइज है वो बड़ा हुआ मिलता है, क्योंकि उस कंडीशन के अंदर वो कचरा जैसे कि रफेज डाइट, स्ट्रॉ वगैरह है, तूड़ी है, हरा चारा खाते हैं, तो वो कचरा का माइक्रोबियल पाचन होता नहीं, वहां स्टोरेज होता रहता है और रूमन का या पेट वाले हिस्से का साइज जो होता है वो बढ़ता हुआ चला जाता है। तो इसलिए 3 माह तक हमारे को किसी भी प्रकार की डाइट जैसे कि हरा चारा है, स्ट्रा, तूड़ी वगैरह है, वो नहीं देना चाहिए, क्योंकि 3 महीने तक रूमन और रेटिकुलम विकसित नहीं होते। उस कंडीशन में हमारे को सिर्फ उस काफ को दूध पे रखना चाहिए। और दूध के अंदर भी हम इसमें ये कह सकते हैं कि बॉडी वेट के हिसाब से हम उसको दूध पिला सकते हैं। जैसे मान लो किसी काफ का 30 किलो वजन है, तो उसको हमारे को 3 किलो जो दूध है वो पूरे दिन के अंदर देना है। यदि किसी काफ का 40 किलो वजन है तो उसको 4 केजी दूध अवश्य मिलना चाहिए, उसकी ग्रोथ के लिए, उसकी विकास के लिए। तो दूध पे हमारे को उसको रखना चाहिए। तो हरा चारा है, तूड़ी वगैरह है, वो उससे बचना चाहिए। 3 महीने की उम्र के बाद में उसे स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि जुगाली करने वाला जो सिस्टम है, रूमन रेटिकुलम का जो विकास है, वो 3 महीने के बाद में शुरू होता है।